चलो आ जाओ। लास्ट क्लास को हम लोग पूरा कर लिए थे और उस क्लास में एक्चुअली ऐसा हुआ था, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू कुछ था, और नेटवर्क वाला इश्यू तो फिलहाल अभी है। रिकॉर्डिंग में भी पता नहीं कैसे वो फाइल करप्ट हो गई और आवाज़ पूरी गायब हो गई, इसलिए उसी क्लास को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसी क्लास को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आराम से अच्छे से समझना, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ये मैंने लास्ट टाइम की क्लास में भी बोला था, बट अनफॉर्चुनेटली उस क्लास में किसी को भी आवाज़ नहीं आ पाई थी क्योंकि फाइल करप्ट हो गई थी जब उसको अपलोड किए थे। तो ठीक है, चलो आज की क्लास को फिर से मैं रिकॉल करा के शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाला चीज़ था। हमने क्या देखा था, पद से हटाना, यानी कि हमने वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव वाली बात की थी, और उस अविश्वास प्रस्ताव वाली चीज़ में हमने आपको थ्योरेटिकली क्या समझा दिया था कि ये केवल सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ ही लाया जाएगा। क्लियर है, अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ ही लाया जाएगा। ठीक है, सभी निर्वाचित पंच जो हैं क्या होंगे, इसको लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव जो भी है दो चीज होगा, या तो पारित होगा या तो पारित नहीं होगा। अगर पारित नहीं होगा तो ये जो भी है अपना काम करते रहेंगे, और अगर पारित हो जाता है तो सरपंच या उप सरपंच के पास क्या ऑप्शन रहता है, पद से हट जाएगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि उसको गलत तरीके से क्या किया गया, हटाया गया है, गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ लाया गया है, तो उसको एक अपील का क्या रहेगा, चांस रहेगा। ये अपील करेगा 7 दिवस के अंदर कलेक्टर सर के पास, और कलेक्टर सर 30 दिन के भीतर उसको फैसला सुनाएंगे। उनका फैसला अंतिम होगा। ये बात खत्म हो गई थी। ठीक है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो वो तो काम करता रहेगा और अगले 1 साल तक उसके खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अगले 1 साल तक यदि पारित नहीं होता है तो अगले 1 साल तक उसके खिलाफ फिर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। 1 साल बाद भले ला सकते हैं, और जब कार्यकाल 6 महीना बचे रहेगा तो भी उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। और एक थर्ड वाला पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, वो पॉइंट भी आपके जहन में होगा। वो थर्ड वाला पॉइंट ये था कि चुनाव जीतने के 1 साल के भीतर तक के क्या है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ठीक है, चुनाव जीतने के 1 साल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, 1 साल के बाद ही। तो ये वाली चीजें हमारे लास्ट क्लास में हो चुकी थी ऑलरेडी। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद मैंने बताया था अविश्वास प्रस्ताव, याद रखना, पंच के खिलाफ नहीं लाया जाता है। ठीक है, पंच के खिलाफ नहीं लाया जाता है, केवल सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ ही लाया जाता है। निर्वाचित पंच जो है वो लेकर आते हैं अविश्वास प्रस्ताव को। अब इनकी वोटिंग वाली प्रक्रिया कैसी होती है, कब ये सरपंच और उप सरपंच हटेंगे, तो इसके लिए मैंने बताया था कि उस दिवस पे जितने पंच सरपंच जो भी हैं उपस्थित रहेंगे, उनके 3/4% लोग का मत, उनके उपस्थित और मत देने वाले 3/4% लोगों का मत अगर पंचायत गठन करने वाले 2/3 लोगों के मत से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा नहीं होता है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? एक बार फिर से सुन लो। उपस्थित एवं मत देने वाले पंचों का, सरपंच का जो भी है, उनका 3/4% यदि ज्यादा हो जाता है पंचायत गठन करने वालों के 2/3% से, तो यहां पे क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ये चीज मैं थ्योरेटिकली बताया था आपको। और यदि ज्यादा नहीं होता है तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा, पारित नहीं होगा। ये चीज थ्योरेटिकल था। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। अब आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसी क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग एकदम आराम से इस चीज को, छोटी चीज को समझना। ठीक है, एकदम छोटी चीज को समझना। मैं आपको एक चीज ऑलरेडी समझा चुका हूं, यदि कोई चीज 0.5 के ऊपर रहती है तो हम उसको नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, और अगर कोई वैल्यू 0.5 या उससे कम रहती है
5 या उससे कम रहती है तो उसके पीछे वाली वैल्यू मानते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसको तो खैर अभी नहीं ध्यान दो, चलेगा। न्यूमेरिकल जो है समझाने का तरीका 4/3%, 2/1%, जो भी है 2/3, इसको बस थोड़ा सा ध्यान दे लो। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है, खत्म है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, खत्म है। चलो अब देखो, मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, आराम से लिखना। गठन करने वाले और उपस्थित, इस चीज वाले को ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना और आराम से समझ लेना, डाउट लेके मत चलना। देखो प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आराम से समझ के चलना। किसी ग्राम पंचायत में, 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 एकदम आराम से लिखते हुए चलो। किसी ग्राम पंचायत में, किसी ग्राम पंचायत में, ठीक है, किसी ग्राम पंचायत में। अब देखो, है ना, मान के चलो 10 पंच हैं एक ग्राम पंचायत में, 10 पंच हैं। एकदम आराम से समझना, एक ग्राम पंचायत में 10 पंच हैं और क्या है, एक सरपंच है, मान के चलो। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में यदि 10 पंच हैं और एक सरपंच है तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 11 हो गए। तो ये 11 लोग कौन है? ये 11 लोग कौन है? ये 11 लोग वे सदस्य हैं जो पंचायत जिनसे गठित हुई है। ठीक है, जिनसे पंचायत गठित हुई है। एकदम क्लियर है? ठीक है, यदि 10 पंच हैं और एक सरपंच है तो ये 10 और 1 11, यही लोग क्या हैं? ग्राम पंचायत के गठन के समय के सदस्य हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं का क्या लेंगे? 2/3%। ये वाला समझ में आ गया कि 2/3% किसका लेंगे? पंचायत का गठन करने वालों का 2/3%। तो यदि 10 पंच हैं और एक सरपंच है तो गठन करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो उस समय 2/3 वाले के साथ हम क्या लेंगे? यही वाले लोगों को लेंगे। समझ में आया ना कि गठन करने वाले कौन है? अब यहां पे एक सवाल उठता है कि सर आप उप सरपंच को क्यों नहीं जोड़ रहे हो? ठीक है, सवाल ये उठता है कि हम उप सरपंच को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, उप सरपंच कौन है? उप सरपंच पंचों के बीच में से ही चुना हुआ एक व्यक्ति है। ठीक है, उप सरपंच जो है पंचों के बीच में से चुना हुआ ही एक व्यक्ति है, एक पंच ही है। ठीक है, उसको अतिरिक्त भार दे दिया गया है, किसका? उप सरपंच का। तो ये 10 में कैलकुलेट हो चुका है उप सरपंच भी। ठीक है, ये उप सरपंच भी इन 10 लोगों में क्या हो चुका है? कैलकुलेट हो चुका है। इसलिए यहां पे हम उप सरपंच नहीं लिखते हैं, केवल पंच और सरपंच, इन लोगों के गठन जो हुआ है ना, यही इसके क्या है? गठन के समय के क्या है? सदस्य हैं। ये वाली चीज एकदम से क्लियर हो गई सबको? ये वाली चीज भी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सबको क्लियर हो गई है। ये वाली चीज भी सबको क्लियर हो गई। चलो आप क्वेश्चन लिख लो। किसी ग्राम पंचायत में, किसी ग्राम पंचायत में, किसी ग्राम पंचायत में 15 पंच तथा एक सरपंच है। 15 पंच तथा एक सरपंच है। यदि उप सरपंच के विरुद्ध, यदि उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लिखते चलो, एक ग्राम पंचायत में 15 पंच तथा एक सरपंच है। यदि उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मान के चलो, कंडीशंस देख लो आप
कि किस कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और किस कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। पहला कंडीशन मैं बता रहा हूं, केस 1 में ये पहला वाला कंडीशन है। इस वाले कंडीशन में क्या है, सभी 15 पंच उपस्थित हैं, सभी 15 पंच उपस्थित हैं, एक सरपंच भी क्या है, उपस्थित है, एक सरपंच जो है वो भी उपस्थित है। ठीक है, अब यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो हमने क्या बताया है कि उपस्थित एवं मत देने वालों का 3/4%। तो टोटल यहां पे इस वाले ग्राम पंचायत में मान के चलो 15 वार्ड थे, तो 15 वार्ड के 15 पंच हो गए और उन सभी वार्डों के ऊपर एक सरपंच, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। और ये 16 संख्या किसकी थी, गठन करने वालों की संख्या है ये 16। ठीक है, ये गठन करने वालों की संख्या है। और इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि उस दिन, जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उस दिन ये 16 लोग क्या हैं, उपस्थित हैं। उस दिन ये पूरे 16 लोग उपस्थित हैं। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस दिन ये पूरे 16 लोग उपस्थित हैं। क्लियर है, उस दिन ये पूरे 16 लोग उपस्थित हैं। तो क्या है, उपस्थित और मत देने वालों का, उपस्थित और मत देने वालों का कितना, 3/4। तो टोटल कितने लोग उपस्थित हैं, 16 लोग उपस्थित हैं। 16 का 3/4 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे, पंचायत गठन के 2/3 से। तो पंचायत गठन कितने लोगों से हुआ, हमको पता है 16 लोगों से ही हुआ है। उसका कितना, 2/3%। ठीक है, उसका कितना, 2/3%। तो हम यहां पे देखेंगे तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, मतलब क्या हो रहा है, 12 लोग मत दे रहे हैं किसके, उसके लिए में 12 लोग मत दे रहे हैं उस 16 में से। 12% ना, प्रतिशत, 12 लोग नहीं, प्रतिशत 12% आया। अब देख लेते हैं गठन करने वालों का 2/3% बड़ा है कि छोटा है। तो 16 दूनी 32, 32/3 लगभग 10.66% आ रहा है ना, मान के चलो 11% आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, 12% ज्यादा है किससे, 11% से। तो हमारा ये वाला कंडीशन जो है 3/4% उपस्थित और मत देने वालों का 3/4% यदि बड़ा आता है पंचायत गठन करने वालों के 2/3% के साथ, तो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा, यहां पे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्योंकि हमारी ये कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो यहां पे क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्लियर है। और फिर क्या करना पड़ेगा, उपसरपंच या सरपंच जो भी हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। भले वो कहीं पे जाके अप्लाई करेंगे वो अलग चीज है, बट फिलहाल में क्या करना पड़ेगा, उनको यहां पे इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलो अब यहीं पे हम क्या देख लेते हैं, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या है, मान के चलो अभी भी क्या है, किसी ग्राम पंचायत में 15 पंच हैं और एक सरपंच है। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव आया, किसी ग्राम पंचायत में 15 पंच हैं और एक सरपंच है, यदि वहां पे अब अविश्वास प्रस्ताव उप सरपंच के खिलाफ लाया जा रहा है और उस दिन यदि उस दिन 15 में से केवल 11 पंच क्या हैं, उपस्थित हैं, केवल 11 पंच क्या हैं, उपस्थित हैं। 15 में से केवल 11 पंच उपस्थित हैं उस दिन और एक सरपंच उपस्थित है, और एक सरपंच क्या है, उपस्थित है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, उस दिन वाला क्या हुआ था, पहले वाले केस में एक आइडियल कंडीशन आ गई थी कि जितने लोगों से गठन हुआ है ना उतने सारे लोग प्रेजेंट थे, वो सभी लोग प्रेजेंट थे। तो वहां पे क्या हुआ, जब हमने वोटिंग करवाया तो हमने क्या देखा, हमारा केस क्या हो गया है, फिट बैठ रहा है। तो क्या हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। दूसरे वाले केस में क्या है, अभी भी सेम ग्राम पंचायत है, मतलब वहां पे 15 वार्ड हैं और पूरे 15 वार्ड के क्या हैं, 15 पंच हैं और
वहां पे एक सरपंच है, लेकिन जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस दिन किसी कारण से 4 लोग उपस्थित नहीं थे, यानी कि केवल 11 ही पंच उपस्थित थे और एक सरपंच उपस्थित थे। इस केस में जब वोट डाला जाएगा तो हमको देखना है कि ये केस फुलफिल होगा या नहीं होगा। तो हम फिर से देखते हैं हमारा केस क्या था। उपस्थित और मत देने वालों का 3/4% क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए पंचायत गठन करने वालों के 2/3% के साथ। ठीक है, उपस्थित और मत देने वालों का 3/4% बड़ा होना चाहिए पंचायत गठन करने वाले के 2/3% के साथ। तो सेकंड वाले केस में क्या हो गया, 11 पंच उपस्थित हैं और एक सरपंच, तो उपस्थित लोगों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, तो उपस्थित लोगों की संख्या क्या हो गई, 12। तो 12 का कितना, 3/4%। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किसके, पंचायत गठन के 2/3%। पंचायत गठन कितने लोगों से हुआ हमको पता है, 16 लोगों से, क्योंकि 15 पंच थे और एक सरपंच। तो गठन के समय कितने लोग थे यहाँ पे, 16 लोग थे। तो 16 लोगों का 2/3%। क्लियर है, यहाँ पे 16 लोगों का 2/3%। इस वाले केस में हम क्या देखेंगे, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, मतलब उपस्थित और मत देने वालों का 9% आया, जबकि पंचायत गठन करने वालों का 10.66 यानी कि 11%। तो हमारी कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही है क्या, नहीं, क्योंकि वोट देने वालों का प्रतिशत क्या हो गया उस दिन, कम हो गया, और पंचायत गठन वालों का प्रतिशत क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारा केस फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा ये केस क्या है, फुलफिल नहीं हो रहा है। हमारा ये केस क्या है, फुलफिल नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होगा, यहां पे अविश्वास प्रस्ताव लागू नहीं होगा। इस केस में अविश्वास प्रस्ताव लागू नहीं होगा। तो हमारी जो पिछली कक्षा थी, पिछली कक्षा में जो हमने थ्योरेटिकल चीजों को बताया था, ये उसका एक्चुअली में क्या है, एग्जाम्पल है कि कैसे कैलकुलेशन होता है। इतना डीप में एग्जाम में नहीं आएगा, बट कभी अगर आ गया तो आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कई बार हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यूज ना याद नहीं रहती है, लेकिन एग्जाम्पल किए रहते हैं तो हमको चीजें याद रहती है। तो ये चीज होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अगर एक भी स्टूडेंट को ये चीज नहीं समझ में आया है तो पर्सनली मैसेज करना, व्हाट्सएप में कर देना, मेरे को कर देना, या टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है उस लिंक में भी आप क्या कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। लेकिन एक भी डाउट लेके घर मत जाना। क्लियर है, ये जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो अगर किसी को करना है तो। ठीक है, तो ये हमारा पुराना क्या था, अविश्वास प्रस्ताव, जिसका न्यूमेरिकल हमने देख लिया। ठीक है, चलो सर, ये तो हो गया हमारा अविश्वास प्रस्ताव। हमने एग्जाम्पल देख भी लिया कि कब पारित होगा और कब पारित नहीं होगा। बाकी क्या कंडीशन है, कब ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव, कब नहीं ला सकते हैं, वो ऑलरेडी हमने पुरानी क्लास में कर लिया है। क्लियर है। और जो डायरेक्ट आज की क्लास देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि पिछली कक्षा को देख लेना, पंचायती राज की जस्ट पिछली जो कक्षा है उसको देख लेना। ठीक है, जो वॉइस खराब आई थी उसके पहले वाली, ठीक है, जो वॉइस खराब आ रही थी कल लास्ट वाले क्लास में नहीं आ रही थी, उसके पहले वाली जो पंचायती राज की कक्षा उसको देख लेना। उसके बाद आज वाली क्लास को देखोगे तो सारे कैलकुलेशंस आपको क्या है समझ में आ जाएंगे। चलो, ये तो हो गया सर अविश्वास प्रस्ताव। लोगों को पंचायती जो सरपंच है उप सरपंच है उनको हटा दिए। लेकिन सर यदि पंच अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पंच मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर हो सकता है पंच अच्छा काम ना करे, पंच अपने वायदों से मुकर जाए, या पंच जो है मतलब एक जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके थ्रू नहीं आया है, कुछ गलत करके आया है। अब उसको यदि हमको हटाना है तो हम क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए पंचायत में एक प्रावधान है,
ठीक है, याद रखना हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो लागू है, चल रही है, उस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में केवल और केवल ग्राम पंचायत ही बचा है जहां पर वापस बुलाना यानी कि प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन लिख लो आराम से, वापस बुलाना, प्रत्यावर्तन आप करके लिखो, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन जिसको हम क्या बोलते हैं, वापस बुलाना। ठीक है, प्रत्यावर्तन यानी कि वापस बुलाना, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन इसी को हम क्या बोलते हैं, वापस बुलाना। अब वापस बुलाना, इसमें कंफ्यूज मत होना। हमको कई बार क्या लगता है कि हमारे लीडर का काम बहुत अच्छा था, ये था वो था, तो हम एग्जाम में वापस बुलाना देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, अच्छा मतलब उनको पद से हटा दिए थे, या वो हार गए थे, या वो जीत गए थे, या कुछ भी हो गया था, वो पंचायत नहीं बन पाए हैं, तो उनको अब वापस बुलाओ। नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वापस बुलाने का अर्थ है कि अगर तुम अपना काम अच्छा नहीं कर रहे हो, यानी कि तो तुमको तुम्हारे पद से हटा के हम वापस बुला लेंगे। ठीक है, तुमको तुम्हारे पद से हटा देंगे और हम तुमको आम आदमी बना देंगे, वापस बुला लेंगे। ठीक है, तो प्रत्यावर्तन वापस बुलाना का अर्थ क्या हुआ, यदि कोई पंच, और साथ में जोड़ लो सरपंच, यदि कोई पंच और सरपंच अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं तो उन्हें प्रत्यावर्तन द्वारा वापस बुलाया जा सकता है, प्रत्यावर्तन या वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज जहन में बैठा लो। अविश्वास प्रस्ताव किनके खिलाफ लाए थे हमने, सरपंच और उप सरपंच। और ये जो प्रत्यावर्तन है, ये चीज कंफ्यूज करता है और एग्जाम में आता है। ध्यान रखना कि अविश्वास प्रस्ताव सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ लाया जा सकता है, और प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना केवल और केवल पंच और सरपंच के खिलाफ लाया जा सकता है। केवल और केवल पंच और सरपंच के खिलाफ लाया जा सकता है। क्लियर हो गया सबको, केवल और केवल पंच और सरपंच के खिलाफ लाया जा सकता है। ठीक है, होपफुली यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया है। आराम से अब धीरे से आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्तन मतलब वापस बुलाना। ठीक है, प्रत्यावर्तन मतलब हम क्या बोल रहे हैं, वापस बुलाना। ठीक है, समझ गया कैसे वापस बुलाना है, या तो हम पंच को वापस बुलाएंगे या तो हम सरपंच को वापस बुलाएंगे, बाकी हम और किसी को वापस नहीं बुलाएंगे। और वापस बुला के हम उनको क्या करेंगे, आम आदमी बना देंगे। ठीक है, हम उनको हमारे जैसा आम आदमी बना देंगे कि भैया अब आप यहां पे नहीं कर सकते हो। चलो अभी हम ले लेते हैं पंच वाला केस ले लेते हैं। अभी हम क्या ले लेते हैं, पंच वाला केस ले लेते हैं। पहले हम लेते हैं पंच वाला केस। ठीक है, यदि कोई पंच जो है, यदि कोई पंच है अच्छा काम नहीं कर रहा है, या उसके खिलाफ ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो खराब है या इस गलत तरीके से वो आया है, तो अब यहां वाले केस में देखना, एक पूरा वार्ड है, मतलब एक पूरा ग्राम पंचायत है। एक ग्राम पंचायत के अंदर कितने वार्ड हैं, मान के चलो 10 वार्ड हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ग्राम पंचायत के अंदर जो 10 वार्ड हैं, उनमें से किसी एक वार्ड में हम क्या लेके आए हैं, प्रत्यावर्तन लेके आए हैं। तो याद रखना, उस एक वार्ड के मतदाता ही क्या करेंगे, यहां पे मत देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। एक ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत के अंदर कितने वार्ड हैं, मान के चलो 10 वार्ड हैं। तो इस 10 वार्ड के पूरे मतदाता नहीं, केवल और केवल जिस वार्ड में पंच को प्रत्यावर्तन द्वारा बुलाया जा रहा है, केवल और केवल उस वार्ड के मतदाता ही क्या करेंगे, मत देंगे। क्लियर है सबको, केवल और केवल उस वार्ड के मतदाता ही क्या करेंगे, मत देंगे। एकदम क्लियर हो गया सबको, केवल उस वार्ड के मतदाता ही मत देंगे। एक चीज क्लियर हो गया। अब देखो, अब क्या होगा, मान के चलो पंच के खिलाफ किसी को परेशानी है, जो भी है ये है। अब ये लोग क्या करेंगे, पंचायत में जितने लोग हैं,
मतलब एक वार्ड में, पंचायत में मतलब एक हिसाब से हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के भी अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, उस वार्ड की बात कर रहे हैं जहां के पंच के खिलाफ क्या लाना है, हमको प्रत्यावर्तन लाना है। हम केवल और केवल उस पंच के उस वार्ड की बात कर रहे हैं, है ना, हम पूरे ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के एक वार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वार्ड में जितने लोग रहते हैं, जितने लोगों का निर्वाचक नामावली में नाम है, जिन्होंने मत देके इन्हें पंच बनवाया है, ठीक है, मान के चलो उस ग्राम पंचायत में लगभग 150 लोग हैं, लगभग 150 लोग हैं। तो इन 150 लोगों का 1/3%, 1/3, इन 150 लोगों का 1/3 यानी कि कितना हो गया, 150 का 1/3 कितना हो गया, 50 लोग। 150 का 1/3 कितना हो गया, 50 लोग। तो ये 50 लोग क्या करेंगे, 1/3 कितना हो गया, 50 लोग हो गया। तो ये 50 लोग लिखित में क्या करेंगे, आवेदन देंगे। ये 50 लोग लिखित में आवेदन देंगे, लिखित में आवेदन देंगे। ये 50 लोग लिखित में आवेदन देंगे, सभी के हस्ताक्षर होना चाहिए यहाँ पे। मतलब उस वार्ड में जितने लोग हैं, जितने लोग मत दे के उनको बैठाए हैं, उनका एक तिहाई लिखित हस्ताक्षर करके आवेदन करेगा, किसके पास, उपखंड अधिकारी के पास। उपखंड अधिकारी के पास और उनको पूरी कहानी बताएंगे ये 1/3 लोग जो लिखित में गए हैं कि सर ऐसा ऐसा है, यहाँ पे ये है, और हमारे पंच साहब क्या है, ये गलत तरीके से आए हैं या इस चीज़ को करने में असमर्थ हैं, जिस वजह से क्या है, हम इनको वापस बुलाना चाहते हैं। अब ये उपखंड अधिकारी क्या है, जांच कराएगा। ये उपखंड अधिकारी क्या करेगा, जांच करेगा कि ये जो लिखित में शिकायत दिए हैं वो किस हद तक सही है। और मान के चलो जांच के बाद उसको लगता है कि नहीं, मतलब हाँ वाकई में करवाना चाहिए, या उसको लगता है कि वो रिजल्ट पे नहीं आ रहा है, तो ये उपखंड अधिकारी जो है ना, ये सब जांच मतलब एक फॉर्मेलिटी है। अगर 1/3 लोग लिखित में आवेदन दिए हैं तो उपखंड अधिकारी जांच करवाएगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले जो भी उसको मिले, वो क्या करेगा, ये रिपोर्ट को क्या करेगा, आगे भेज देगा राज्य निर्वाचन आयोग के पास, राज्य निर्वाचन आयोग के पास, ठीक है। क्या करेगा, ये रिपोर्ट को भेज देगा किसके पास, राज्य निर्वाचन आयोग के पास। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, यहां पे जितनी जल्दी हो सकेगा ना क्या करेगा, चुनाव करवाएगा। जितना जल्दी हो सकेगा यहां पे क्या करेगा, चुनाव कराएगा उस पंच के पोस्ट के विरुद्ध, है ना, उस पंच के विरुद्ध वहां पे चुनाव करवाएगा। अब कैसा चुनाव होगा, चुनाव ऐसा नहीं होगा फिर से 3 लोग खड़े हुए, अरे इसको मत दो उसको मत दो, ऐसा वाला चुनाव नहीं होगा। यहां पे जो चुनाव होगा, यहां पे ना एक गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान होगा मतलब एक तिथि घोषित होगी जहां पे गुप्त मतदान होगा। कौन मत देगा, कौन वोट देगा, केवल और केवल उस वार्ड के लोग, केवल और केवल उस वार्ड के लोग क्या करेंगे, उस मतदान में भाग लेंगे और उस समय ये बताएंगे कि कितने लोग उस पंच के पक्ष में हैं और कितने लोग उस पंच के विपक्ष में हैं। मतलब क्या तुम इस पंच को हटाना चाहते हो, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। यदि हाँ वालों का प्रतिशत ज्यादा है तो क्या होगा, पंच को हटना पड़ेगा, हाँ या नहीं। गुप्त मतदान होगा, हाँ या नहीं, क्लियर है। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो अपने पद पर बना रहेगा, वो अपने पद पर बना रहेगा, वो अपने पद पर बना रहेगा। मतलब अगर नहीं वालों का परसेंट
ज्यादा आ गया तो वो अपने पद पर बना रहेगा, और यदि हाँ वालों का परसेंट ज्यादा आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा या पद से हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। ठीक है, हटना पड़ेगा। अब कैसे पता चलेगा सर कि हाँ वालों का परसेंट ज्यादा, ना वालों का परसेंट? यहां पे याद रखना, यहां पे एक साधारण बहुमत देखा जाएगा, साधारण बहुमत देखा जाएगा। जैसे 150 लोग हैं, 150 का आधा क्या हो गया, 75। अगर 75 से एक भी ज्यादा बोलते हैं कि इसको हटाना चाहिए तो बहुमत पारित हो गया, और यदि 75 से कम लोग बोलते हैं उसको हटाना चाहिए तो पारित नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना कैसा होगा, समझ रहे हो ना सामान्य बहुमत कैसा हो गया, समझ रहे हो ना। 75 लोग, 50% मतलब 75। अगर 150 में 50% से ज्यादा एक भी वोट आ जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। अगर मान के चलो यहां की जनसंख्या 100 रहती, 100 रहती है ना, तो 50% क्या हो जाता, 50। तो 50 लोग से एक से भी ऊपर वोट आ गया, मतलब 51 52, तो क्या हो जाएगा, उसको हटना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना कि उस पंच को, उस वार्ड में रहने वाले, मत देने वाले जितने लोग हैं उनका 50% से अधिक यदि उसके खिलाफ मत आ जाता है तो उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। अब ये पद से हटेगा, अब इसको अगर लगता है कि भाई मुझे पद से हटा दिया गया, मुझे ये किया गया, लेकिन इस पूरे पद से हटाने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ गलती की गई है और मुझे अनुचित तरीके से हटाया गया है, तो ये क्या करेगा, 7 दिवस के भीतर, 7 दिवस के भीतर कहां करेगा, अपील करेगा। कहां पे, कलेक्टर सर के पास, और कलेक्टर सर 30 दिन के भीतर इसका क्या कर देंगे, निर्णय देंगे, और उनका निर्णय क्या रहेगा, अंतिम होगा। अगर उन्होंने कह दिया नहीं भैया आपको हटना है, जो मत हुआ है वो सही है, तो इसको हटना ही पड़ेगा। और अगर बोल दिए कि नहीं ठीक है कुछ गलत हुआ है, जांच वांच में पता चलता है, तो इनके हाल को बहाल कर देंगे और बोलेंगे ठीक है तुम वापस पंच वाले पोस्ट में चले जाओ। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया कि पंच को कैसे हटाया जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया पंच को कैसे वापस बुलाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तन। और एक और शब्द यहां पे लिख लेना, अंग्रेजी का शब्द है, ये हो सकता है आपको एग्जाम में दिख जाए, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिकॉल। रिकॉल, ठीक है, रिकॉल करना, रिकॉल करके वापस बुलाना। ठीक है, रिकॉल करके वापस बुलाना मतलब नीचे बुला लेना। तो यदि एग्जाम में रिकॉल शब्द दिखे तो परेशान मत होना, प्रत्यावर्तन और रिकॉल दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि पंच को हमने कैसे हटाया। अगर पंच को समझ में आ गया तो आपको सरपंच को कैसे हटाया जाएगा ये भी एज इट इज ही है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट कर रहे हो तो कर लो, मैं इसको फिर अगली स्लाइड में चलता हूं। चलो ठीक है, ये एज्यूम कर रहे हैं अपन कि आ गया है ना समझ में। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को एक बार पर्सनल मैसेज कर देना। अब हम आ जाते हैं कि भाई अब सरपंच साहब को कैसे वापस बुलाएंगे। अभी तो ये था कि हमने किसको बुलाया है, पंच को बुलाया है, और पंच को नीचे बुलाया तो हमारे पास चीजें क्या थी, एकदम क्लियर थी। क्या क्लियर थी कि केवल उस वार्ड के लोग मत देंगे और उनको नीचे बुला लेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, अब देखो आराम से समझना। एक ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या हो सकता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 वार्ड होंगे। तो यदि सरपंच को हटाया जाएगा या सरपंच को वापस बुलाया जाएगा तो इसमें पूरे ग्राम पंचायत के लोग क्या करेंगे, भागीदार होंगे। ठीक है, तो याद रखना ग्राम सभा के लोग जो हैं इसमें क्या करते हैं, मत देंगे। एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत, एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत हो सकता है 2 ग्राम सभाएं आती हो सकता है 3 ग्राम सभाएं आती हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, और मान के चलो, हम ये मान के चलते हैं कि अभी उस ग्राम पंचायत के अंदर अभी भी क्या है, 10 वार्ड है। 10 वार्ड मान के चलते हैं, उस ग्राम पंचायत में 10 वार्ड है। ठीक है, 10 वार्ड मान के चले
तो अब इस 10 वार्ड में मान के चलो कि सभी वार्डों की जनसंख्या 100 है, तो ओवरऑल जनसंख्या कितनी हुई? 1000 हो गई। ठीक है ना, आराम से समझना, 1000 हो गई। अभी हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रफ बता रहे हैं। कैलकुलेशन इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं, इसमें केवल प्रक्रिया है। ठीक है, वार्ड वाले में, पंच वाले में कैसे हुआ था? वार्ड के लोग वोट दे दिए, हटा दिए। लेकिन जब सरपंच की बात होगी तो पूरे ग्राम पंचायत के जितने भी मतदान वाले जो एलिजिबल लोग हैं वो सभी क्या करेंगे? अपना मत देंगे। तो यहाँ पे भी वही होगा, सरपंच के खिलाफ यदि वापस बुलाना है तो उस ग्राम पंचायत के 1/3 लोग लिखित में हस्ताक्षर कर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करके शिकायत करेंगे उपखंड अधिकारी राजस्व के पास। उपखंड अधिकारी राजस्व के पास, उपखंड अधिकारी राजस्व के पास। उपखंड अधिकारी राजस्व क्या करेंगे? इसकी जांच करवाएंगे और जांच के बाद रिपोर्ट जो है किसको सौंपेंगे? राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग को क्या करेंगे? राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी क्या करेंगे? रिपोर्ट भेजेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? मतदान करवाएगा। मतदान करवाएगा। कैसा मतदान रहेगा? गुप्त मतदान रहेगा, जिसमें हमें क्या चुनना होगा कि क्या सरपंच को पद से हटाना चाहिए या नहीं, मतलब वापस बुलाना है या नहीं, हाँ या नहीं टाइप वाला होगा। तो इसमें फिर से यहां पे क्या हो जाएगा? मतदान होगा, गुप्त मतदान होगा। यहां पे फिर से क्या होगा? 2 कंडीशन होगी, एक तो नहीं और एक तो क्या होगा? हाँ। ठीक है, अगर नहीं वाले लोग ज्यादा हैं तो क्या हो जाएगा? यहां पे अगर नहीं वाले लोगों का प्रतिशत ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? वो अपने पद से नहीं हटेंगे। अगर नहीं है तो क्या होंगे? सरपंच बने रहेंगे। सरपंच बने रहेंगे। और यदि 50% से ज्यादा, यदि 50% से अधिक, यदि 50% से अधिक मत इनके विपक्ष में आ जाता है, इनके खिलाफ आता है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और फिर से ये क्या करेंगे? अगर इनको लगता है कि ये गलत तरीके से इनको हटाया गया है तो ये फिर से क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। जिस दिन ये बहुमत से पारित हो गया कि ये लायक नहीं है या ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ मतदान हो गया, उस दिन से 7 दिवस के भीतर ही ये क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। किसके पास? कलेक्टर सर के पास। और अपील करने के बाद 30 दिवस के भीतर जो भी होगा उनका फैसला कलेक्टर सर का अंतिम होगा कि उन्हें हटाना है, नहीं हटाना है, क्या करना है। जो भी उनका फैसला, उनके फैसले को फिर कोई चेंज नहीं करेंगे, ना चुनौती देंगे। और क्या होगा? अगर फैसला सरपंच के पक्ष में आता है तो वो वापस सरपंची वाले पोस्ट को ज्वाइन कर लेंगे। अगर सरपंच के पक्ष में नहीं आता है तो वो क्या है? उनको उस पद से हटना ही होगा। ठीक है, वो लास्ट वाला है। और तभी अपील करेंगे जब उनको लगता है कि गलत तरीके से उस सरपंच को हटाया गया है, उस सरपंच को लगता है कि जो रीति थी उस रीति से परे या किसी दूसरे तरीके से मेरे को हटाया गया है, केवल उस केस में ही जाके वो क्या करेगा? अपील करेगा। अदरवाइज गुनाहगार को पता होता है हमने क्या गुनाह किया, तो क्या पता जाए ना जाए। ठीक है ना? तो ये चीज सबको क्लियर हो गई, ये चीज सबको समझ में आ गई कि सरपंच को कैसे हटाए हमने पंच को कैसे हटाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, इसी को हम क्या बोलेंगे? याद रखना सभी, इसी को हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में रिकॉल बोलते हैं। अगर प्रश्न पत्र में आ गया रिकॉल प्रस्ताव किनके खिलाफ लाया जा सकता है, तो याद रखना केवल और केवल पंच और सरपंच के खिलाफ ही क्या लाया जाता है? रिकॉल प्रस्ताव लाया जाता है। इसी को हिंदी में प्रत्यावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्तन, रिकॉल या फिर सामान्य शब्दों में वापस बुलाया जाना बोल सकते हैं, या वापस बुलाना।
क्लियर है? तो आप याद रखना, पंच और सरपंच को के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वापस बुलाना, प्रत्यावर्तन या रिकॉल। और जब हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वो किसके खिलाफ लाते हैं? सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ। क्लियर हो गया यहां तक? चलो इसमें और आगे कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लेते हैं। और आगे कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लेते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट बता रहा हूं ना, इसको ना एक पेज में कंपेयर करके लिख लेना, ठीक है? आप अपने ब्रेल लिपि में एक क्या करना, ब्रेल लिपि में जब आप अपना लिखना शुरू करोगे तो आप लोग 2 कॉलम आराम से बना लेते हो। उसके एक कॉलम में आप क्या लिखना? अविश्वास प्रस्ताव। और दूसरे वाले कॉलम में क्या लिखना? रिकॉल या वापस बुलाना। अविश्वास प्रस्ताव में लिखना, मैं लिखते जा रहा हूं एकदम नॉर्मल। एक में आप लिखना, सबसे पहले में आप बुलाना अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। और ऐसे ही आप नोट्स बनाना अपने ब्रेल लिपि से, अविश्वास प्रस्ताव और एक तरफ लिखना वापस बुलाना, वापस बुलाना या प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, ठीक है? ये कंपेयर करके आप लिख लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? अदरवाइज आपको कंफ्यूजन बना रहेगा कि कहां पे क्या। याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जा सकता है? सरपंच और उप सरपंच, ठीक है? और यहां पे क्या होता है? वापस बुलाना किनके लिए है? केवल पंच और सरपंच के लिए, केवल पंच और सरपंच के लिए। क्लियर है? अविश्वास प्रस्ताव की कंडीशन क्या थी? मत देने वालों का 3/4% बड़ा होना चाहिए पंचायत गठन के 2/3% से, 2/3% से, पंचायत गठन के 2/3% से। और यहां पे इन्हें कब से पद से हटाया जाता है? यदि सामान्य बहुमत में, मतलब क्या होगा? 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा मत आने पर इन्हें पद से क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। इन्हें क्या करना पड़ेगा? पद से हटना पड़ेगा। और किसी को कुछ याद आ रहा है क्या कि अविश्वास प्रस्ताव में हमने और क्या पढ़ा था जो कि अलग था, जो कि बहुत अलग था और इसमें हमको नहीं दिख रहा है? किसी को और दिख रहा है क्या? दोनों के प्रोसीजर में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है? क्या अंतर है? दोनों ही में क्या है कि लोग जाते हैं 1/3 लिखित में शिकायत करते हैं, वो सब सेम है, वो सब सेम है, ठीक है? लेकिन कुछ अंतर क्या है, एक बार मेरे को देख के बताओ। ठीक है, अब यहां पे देखना, अविश्वास प्रस्ताव जो ये है, पंचायत का कार्यकाल शुरू होने के बाद कम से कम 1 साल तक नहीं लाया जाता, कम से कम 1 साल तक नहीं लाया जाता। दूसरा, अगर कार्यकाल को केवल 6 महीना बचा है, यदि कार्यकाल को केवल 6 माह बचा है, केवल 6 माह बचा है, तो भी अविश्वास प्रस्ताव क्या है? नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। और अगर अविश्वास प्रस्ताव एक बार खारिज हो चुका है, यदि अविश्वास प्रस्ताव एक बार खारिज हो चुका है, तो फिर अगले 1 साल तक नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। क्लियर है? नहीं लाया जा सकता। लेकिन जब हम रिकॉल की बात करते हैं तो रिकॉल क्या है? रिकॉल में ध्यान देना, पंचायत के पंच और सरपंच जो हैं, पंचायत के पंच और सरपंच हैं, जब तक के इनका आधा कार्यकाल यानी कि 2.5 साल नहीं हुआ है, तब तक नहीं ला सकते, तो नहीं ला सकते। समझ में आया क्या सबको? ये पॉइंट याद रखना, जब तक के सरपंच का या पंच का आधा कार्यकाल, यानी कि पंचायत का कार्यकाल हम अगर 5 साल का लेके चल रहे हैं, तो जब तक के 2.5 साल नहीं होगा तब तक उनके खिलाफ नहीं लाया जा सकता
रिकॉल। लेकिन यदि एक बार रिकॉल खारिज हो जाता है तो इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, तो भी कभी भी लाया जा सकता, तो भी कभी भी लाया जा सकता, तो भी कभी भी लाया जा सकता है। जैसे अविश्वास में क्या था, 1 साल तक अगले नहीं लाओगे, लेकिन इसमें अगर एक बार खारिज हो जाता है तो भी आप कभी भी ला सकते हो। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने दिन तक नहीं लाओगे ये। लेकिन इसकी एक जो स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन है वो यही है कि जब तक 2.5 साल नहीं होगा नहीं लाया जा सकता। 2.5 साल मत लिखना, वहां पे लिखना जब तक आधा कार्यकाल नहीं होगा नहीं लाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, है ना, एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। उस एग्जाम्पल के तहत मान के चलो 2.5 साल हुआ, 2.5 साल बाद एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सरपंच के, रिकॉल प्रस्ताव लाया गया सरपंच के खिलाफ, और वह रिकॉल प्रस्ताव पारित भी हो गया। ठीक है, वह रिकॉल प्रस्ताव पारित हो गया, और पारित होने के बाद क्या हो गया, उसको पद से हटना पड़ा। 6 माह के भीतर चुनाव करवाया गया, नए सरपंच साहब आ गए। तो ये जो नए सरपंच आए हैं, ये जो नए सरपंच आए हैं, ये नए सरपंच आए हैं, उनका कार्यकाल कितना होगा हम सभी को पता है, केवल और केवल बचा हुआ 2 साल। ठीक है, याद रखना, क्योंकि 2.5 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव आया, 6 महीने के बाद चुनाव हुआ, 6 महीने के भीतर चुनाव हुआ, अब केवल 2 साल बचा। तो ये जो नए सरपंच हैं, या नए पंच के खिलाफ लाए हो या सरपंच के खिलाफ, जो नए पंच या सरपंच आए हैं, इनका कार्यकाल केवल और केवल 2 साल होगा। इनका कार्यकाल केवल 2 साल होगा, जो कि हमने पुरानी कक्षा में आराम से पढ़ चुके हैं। अब यदि इनके खिलाफ आपको लाना है रिकॉल प्रस्ताव, तो भी वही नियम लागू होता है, इनके कार्यकाल का आधा वक्त होने के पहले नहीं ला सकते। यानी कि इस नए सरपंच के खिलाफ यदि आपको रिकॉल लाना है, यानी कि वापस बुलाना लाना है, तो इनका हाफ कार्यकाल यानी कि 1 साल पूरा होने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो। 1 साल पूरा होने के बाद ही, 1 साल पूरा होने के बाद ही लाया जा सकता। ठीक है, समझ में आ गया। 2.5 साल मत लिखना, 2.5 साल में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक स्पेशली वर्ड में लिख लेना, जब तक के पंच का अथवा सरपंच का आधा कार्यकाल पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक उसके खिलाफ वापस बुलाना, प्रत्यावर्तन या रिकॉल नहीं लाया जा सकता। अब सेम चीज नए सरपंच के लिए लागू होगा। यदि एक जन को हटा दिया गया है, नया सरपंच आता है, तो अब नया सरपंच भी जब तक अपना आधा कार्यकाल पूरा नहीं कर लेता, तब तक उसके खिलाफ भी नहीं लाया जाएगा, चाहे 2 ही साल क्यों ना बचा हो उसका। अगर 2 ही साल बचा है तो भी उसका जब तक 1 साल पूरा नहीं होगा नहीं लाया जाएगा। क्लियर हो गया सबको, नहीं लाया जाएगा उसके खिलाफ। ये वाला थोड़ा सा गूढ़ टॉपिक था, दिमाग लगाने की जरूरत है, आराम से समझ लेना आप लोग, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, एक टॉपिक और सरसरी तौर पे देख लो, एक टॉपिक और जल्दी से सरसरी तौर पे देख लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा जनपद और जिला पंचायत को 2 से 3 क्लास में खत्म कर लेंगे। क्योंकि अगर हमारा ये ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एक अलग टॉपिक था, पूरा हो गया। उसके बाद ग्राम पंचायत यदि आपको समझ में आ गया है ना, तो जनपद और जिला पंचायत में फिर कुछ भी नहीं बचता है। ये चीज मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं। तो अगले 3 से 4 कक्षा में जनपद और जिला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसमें एक लिख लो, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 आई, जल्दी से लिख लो, अनुच्छेद 243 आई। ठीक है, एक सिर्फ 3 से 4 पॉइंट है, इसको लिख लो, खत्म हो जाएगा। फिर हम सीधा जनपद और जिला में जाएंगे। और ये याद रखना, अनुच्छेद जो है वो एक्चुअली तीनों के हैं ना। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, लिख लो, अनुच्छेद 243 आई, राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई, राज्य वित्त आयोग।
लिख लो, राज्य वित्त आयोग जिसका गठन 5 वर्ष के लिए किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग जिसका गठन, मतलब जैसे हम क्या करते हैं, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, ये है वो है, तो अनुच्छेद 243 आई के तहत क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और ये जो राज्य वित्त आयोग जो है, इसका गठन जो भी है सदस्य जो है 5 साल के लिए बनेंगे, और इसका अध्यक्ष जो रहेगा, मतलब राज्य वित्त आयोग चलते रहेगा, ये मत सोचना ना, उसके जो मंत्री हैं, जो मान के चलो अध्यक्ष हैं, मंत्री परिषद जो है सिफारिश करेगा अध्यक्ष के पद के लिए, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए मंत्री परिषद जो सिफारिश करेगा, राज्यपाल उनको क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे 5 वर्ष के लिए, है ना। राज्य वित्त आयोग को 5 वर्ष के लिए नहीं बनाएंगे, मंत्री को 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे, जो भी मतलब वो है अध्यक्ष, मंत्री परिषद जो सिफारिश करेगा, राज्यपाल क्या करेंगे, एक अध्यक्ष नियुक्त करेंगे राज्य वित्त आयोग में, जिसका मुख्य कार्य क्या होगा, जो राज्य वित्त आयोग है ये क्या बताएगा, राज्य और हमारे जो पंचायती राज्य है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, हाँ जो भी है उसको क्या करना, राशि प्रदान करना, उनको कैसे खर्च करना है, उनका मूल्यांकन कैसे करना है, किस जगह में कितना अमाउंट देना है, ये सारी चीज का क्या करेगा, वो निर्णय लेगा। और कुछ जो भी घाटा वाटा जो भी चल रहा है उन सब चीज़ों से संबंधित उपाय बताएगा कि आप इस तरह की चीज़ें लाएं, इस तरह से वो करें जिससे आप घाटे से निकल सकें। वो पूरी रिपोर्ट की समीक्षा करेगा, राज्य के अर्थव्यवस्था की समीक्षा करेगा, ठीक है, राज्य के अर्थव्यवस्था की समीक्षा करेगा। और यही सब इसका क्या है, कार्य है, जो कि अनुच्छेद 243 आई में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। बस इतना सा टॉपिक है, इसको लिख लो और तुरंत आगे बढ़ जाओ। जो भी डाउट होगा मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, या तो फिर ग्रुप वाला जो व्हाट्सएप है वहाँ पे, ठीक है। हमारी अगली कक्षा जब शुरू होगी हम उसमें क्या करेंगे, जनपद और जिला पंचायत को शुरू करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए आप सभी को आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि।